नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन असम में प्रधानमंत्री मोदी 10,600 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर अगस्त 2025 में हुए हमले का आरोप तय। 30,000 कोर्ट ने आरोप तय किए, कहा यह हत्या की साजिश। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री योजना पर सवाल उठाए, कहा 2021 के बाद केरल को फंड नहीं मिला, स्कूलों की छतें टपक रही, इमारतें जर्जर हुई। अरुणाचल में जासूसी नेटवर्क का खुलासा, पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला। बॉर्डर एरिया में चल रही गतिविधियों को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर। दिल्ली में ईवी पॉलिसी लाएगी सरकार, अप्रैल 2026 से लागू होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी, जगह जगह चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, उत्तर भारत में घने कोहरे के चलते उड़ानें बाधित होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 1:45 पर आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3:30 बजे के लगभग अटल मोदी सुप्री पालना यात्रा में शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। फोटो प्रदर्शनी एवं बीजेपी फ्लैग पोल का भी उद्घाटन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 4:35 से 6:35 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद शाम 7:10 पर रायपुर के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है दौरे को लेकर? मैं बताना चाहूंगा, सीएम विष्णुदेव साय जो है आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो जो है राजधानी रायपुर से 2 बजे रवाना होंगे और वो आंध्र प्रदेश के राज महेंद्रवरम जाएंगे, जहां वो अटल मोदी सुप्री पालना यात्रा में शामिल होंगे। और उसके बाद जो है गोरक्षना पेटा पहुंचकर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इसके साथ ही जो है फोटो प्रदर्शनी और बीजेपी का फ्लैग पोल का भी उद्घाटन जो है आज जो है किया जाएगा, जिसमें जहां जो है जनसभा को भी जो है सीएम विष्णुदेव साय जो है संबोधित करेंगे। जी शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
और अगली खबर सिरसा से, जहां पर सिरसा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। आपको बता दें कि इलाके में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। कोहरे के इस कहर ने सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। डोईवाला से खबर, अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन। किसान सभा का 7वां राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा आयोजित। 2 दिवसीय सम्मेलन 28 और 29 दिसंबर को होगा आयोजित। सम्मेलन के लिए 27 सदस्यों की बनाई गई स्वागत समिति किसान सभा के राष्ट्रीय महामंत्री बीजू कृष्णन रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, केंद्रीय कमेटी के सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। यह अहम खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सदस्य पुष्पेंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर राजधानी में बदलते मौसम, शुष्क ठंड और बढ़ते प्रदूषण के ट्रिपल अटैक ने आम जनजीवन के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शुष्क मौसम और हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों के कारण विशेष रूप से बुजुर्गों और सांस के रोगियों के लिए जोखिम बढ़ गया है। अस्पताल में बढ़ रहे मरीज। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर विंद्र सिंह बिष्ट के मुताबिक ड्राईकोट के साथ प्रदूषण और पराग कण मिलकर नाक, कान, गला और छाती के संक्रमण को बढ़ा रहे हैं। अस्पताल के ओपीडी में वर्तमान में एलर्जी और सीओपीडी के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है। मौसम का हुआ है, ये शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है। खासकर से जो खुश्क सर्दी शुरू हो गई है, ड्राई वेदर है, साथ में कोल्ड तो हो ही रहा है, उसको ऐड ऑन करने के लिए जो पॉल्यूशन का लेवल अभी आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ गया है देहरादून में, तो ये सब मिलके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाती है, खासकर से नाक, कान, गला और छाती के लिए। तो जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनको इसमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एलर्जिक रिएक्शंस बढ़ जाती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस लेने की दिक्कत जिनकी बुजुर्ग लोग हैं उनकी बढ़ जाती है। खबर है देहरादून से, जहां पर नगर निगम देहरादून का खजाना लगातार मजबूत हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान दिसंबर माह के अंत तक निगम ने भवन कर और चला कार्रवाई के जरिए बड़ी आय अर्जित की है। नगर निगम के कर अनुभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 35 करोड़ 79 लाख रुपए का भवन कर जमा किया जा चुका है। डिजिटल पहल से मिली सफलता। नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कर वसूली में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व का स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में भी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है।
इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज़्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अभी तक व्हाट्सएप टैक्स का जो एक सिस्टम बनाया गया है, उस प्रणाली के अंतर्गत भी 5,000 अधिक टैक्स धारक अपना टैक्स जमा करा चुके हैं और उनको रसीद भी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त हो चुकी है। देवघर से, जहां पर खेल और ऊर्जा के संगम के साथ देवघर कॉलेज मैदान में आज 21 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव का शानदार शुभारंभ हुआ। स्थानीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अध्यक्षता में आयोजित इस की शुरुआत देवघर मैराथन के साथ हुई। सांसद डॉक्टर दुबे और अन्य गणमान्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। उद्घाटन समारोह में भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रमानी, एम्स के डिप्टी डायरेक्टर और ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील खवाड़े सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे हैं। मैराथन की विजेता और पुरस्कार इस प्रतियोगिता में लड़कों को के लिए 10 किलोमीटर और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। और ये बड़ा ही मेमोरेबल मोमेंट। खिलाड़ी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी रुचि लेते हैं, उन सभी बच्चों के लिए गोड्डा लोकसभा एक नया प्लेटफॉर्म बनेगा। हम चाहते हैं कि चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, बच्चे दुनिया में नाम कमाएं। हम भी चाहते हैं कि यहाँ से बड़े कलाकार हों, बड़े स्पोर्ट्समैन हों, और उनको जो असुविधा होती है ग्रामीण क्षेत्र में रहने के कारण, उन सारी असुविधाओं को जो है हम भरसक प्रयास करेंगे कि वो हरिद्वार से, जहां पर गंगा किनारे क्रिसमस मनाने की योजना को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 25 दिसंबर को भागीरथी होटल में प्रस्तावित क्रिसमस कार्यक्रम पर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ी आपत्ति जताई है। पुरोहितों का कहना है कि पवित्र गंगा के तट पर इस तरह का आयोजन सनातन परंपराओं के विरुद्ध, इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सनातन परंपरा के अपमान का आरोप तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा। एक और जहां पूरा देश सनातन संस्कृति और परंपराओं को सुदृढ़ करने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर गंगा के किनारे अन्य धर्मों के त्योहार मनाना अनुचित है। उन्होंने इस आयोजन को सीधे तौर पर धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार बताया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हरिद्वार के गंगा घाट पर जिस भागीरथी होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। वो लोग ध्यान से सुन ले, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, वरना इसका कड़ा विरोध वहीं जाकर जताया जाएगा और इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे। सहारनपुर से, जहां पर सहारनपुर उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सुल्तानपुर के बहुचर्चित अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपी सिराज अहमद को मुठभेड़ में गिराए जाने की बात सामने आई। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सिराज सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र में एसटीएफ के साथ हुई सीधी मुठभेड़ में मारा गया। अधिवक्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी 8 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता आजाद अहमद की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात के बाद से ही लोलेपुर निवासी सिराज अहमद फरार चल रहा था।
पर नगर पालिका अक्सर की घोर लापरवाही के कारण क्षेत्र में गौशाला का निर्माण पिछले 7 सालों से अधर में लटका हुआ है। सरकार द्वारा बजट आवंटित किए जाने के बावजूद अधिकारियों की दूरदर्शिता और भूमि विवाद के चलते आज तक गौवंशों को छत नसीब नहीं हो सकी और इस कड़ाके की ठंड में आवारा पशु खुले आसमान के रहने को मजबूर हैं, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। बजट आया और वापस लौट गया। नगर पालिका द्वारा जिस स्थल का चयन किया गया था उसके लिए डीपीआर बना के भेज दी गई थी, तो वहाँ से पैसा भी आ गया था। उसके लिए आरडीएस कार्य मानते हुए पैसा आरडीएस को दे दिया गया था। आरडीएस ने टेंडर भी कर दिया था, लेकिन जब संबंधित ठेकेदार या निर्माण एजेंसी कार्यदायी संस्था वहाँ पहुंची कार्य करने के लिए, तो वो जो प्रस्तावित भूमि थी वो जलमग्न हो चुकी थी। तो इसके लिए नगर पालिका द्वारा अपना दोबारा प्रस्ताव करके कार्यस्थल परिवर्तन कर दिया गया था और कार्यस्थल परिवर्तित करके उसकी सूचना जो है कार्यस्थल परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। तो इस बीच जो निर्माण एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी ने अपनी आख्या दी कि ये गौशाला की जो डीपीआर है तो उसका जो आगणन है 2018 की दरों पर गठित किया गया है। वर्तमान में इन दरों पर जो है इसका निर्माण संभव नहीं हो सकता। इसका संज्ञान लेते हुए शासन ने उक्त डीपीआर जो है। खबर देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश व्यापी मेरी गणना मेरा गांव अभियान शुरू करने जा रही है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश और विदेश में रह रहे उत्तराखंड प्रवासियों को उनके मूल गांव और जड़ों में वापस जोड़ना है। भाजपा प्रदेश महेंद्र भट्ट ने इस अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए इसे पार्टी का आगामी मुख्य आधार बताया। मूल स्थान पर गणना पर जोर प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि मतदाता चाहे कहीं भी रह रहे हों, लेकिन उनकी गणना उनके मूल निवास स्थान पर ही होनी चाहिए। पार्टी ने अब की बार की जनगणना में ये निश्चय किया है कि मेरी गणना मेरा गांव, और मैंने भी अपील की है देश भर जितने भी उत्तराखंड के प्रवासी हैं उनसे मैंने आग्रह किया, मतदाता कहीं के भी हो सकते हैं लेकिन गणना मेरे गांव में हो। और जब गणना अपने गांव में होगी तो उनकी जो जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी होंगी। और इसलिए आह्वान है, इस कार्यक्रम के लिए हम एक टीम बनाने वाले हैं जो पूरे देश के अंदर जाकर और विदेशों में रहने वाले जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं जिनको की विदेशी नागरिकता नहीं मिली हुई है, ऐसे लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि मेरी गणना मेरा गांव, इस भाव के साथ हर व्यक्ति अपनी गणना गांव में करे। क्योंकि पिछली बार परिसीमन के बाद हमने एक दुखद दृश्य को देखा है। बांदा से खबर, 2 दिवसीय यूपी ग्रामीण खेल लीग का हुआ आयोजन। खेल विभाग जूनियर सीनियर वर्ग के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिताओं को निखारने का प्रयास कर रही सरकार। आज से 2 दिन तक चलेंगी खेल प्रतियोगिताएं। विवेकानंद कॉलेज किया जा रहा है खेल प्रतियोगिता। ग्रामीण स्कूलों से सैकड़ों छात्र होंगे प्रतियोगिता में शामिल। जूनियर वर्ग में 16 से 20 वर्ष के बच्चे लेंगे भाग। सीनियर वर्ग में 20 वर्ष के ऊपर के बच्चे भाग लेंगे। विजयी छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
प्रयागराज से खबर, पुराने पुल पर 2 सीओडी कर्मचारियों की मौत। ट्रेन पकड़ने जा रहे थे प्रयागराज जंक्शन, ट्रेन पकड़ने बाइक से जा रहे थे प्रयागराज जंक्शन, वाहन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई। पुलिस ने कहा डिवाइडर से टकराई थी बाइक। कानपुर में तैनात थे दोनों कर्मी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर है, जंगल से बाहर आए हिरन को कुत्तों ने नोचा। बजरंग दल की टीम ने वन विभाग को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पीलीभीत के अभयपुर मोहम्मद शाहगढ़ का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। खबर मऊ से, जहां पर बलिया और मऊ जिले में सनसनी फैलाने वाले हत्या और जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी रोबिन सिंह ने मऊ शहर कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। और आपको बता दें कि पुलिस के लगातार बढ़ती दबिश और उच्च अधिकारियों के दबाव के बाद आरोपी ने खुद को पुलिस के हवाले किया। आत्मसमर्पण के दौरान रोबिन सिंह ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप लगाया कि उसे फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। मैं अपने बड़े भाई राबिन सिंह को लाके यहाँ पे मैं कोतवाली में सिलेंडर की हूँ। क्या मामला? मामला ये था कि वो कहीं मार झगड़ा हुआ था। मेरे भाई को देख के जलते हैं लोग, रोहित कुमार गौतम, मनीष सिंह और हैं लोग गुंडा बदमाश जो मेरे भाई को देख के जलते हैं। मेरा भाई लखनऊ में ठेका वाला काम करता है। मेरा भाई 2-2 गाड़ी लिया, उसके देख के जलन होती है, उसके वजह से मेरे भाई को यहाँ फंसाया गया है। ये मैटर हम लोग मधुबन थाने चकसा मारूपुर गाँव का है। ये मैटर हुआ था रामपुर थाने के अंतर्गत।
उसके द्वारा मेरे घर को, मेरे रिलेशन के सभी लोगों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। इसके वजह से मैं अपने भाई को ला के मऊ कोतवाली अपने स्वेच्छा से मैं अपने भाई को यहाँ हाजिर कर दी हूँ। खबर मऊ से, जहां पर बलिया में आयुष यादव और समीर उर्फ मंटू हत्याकांड में शामिल छात्र गैंग के खिलाफ मऊ और बलिया पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को हुई एक भीषण मुठभेड़ में पुलिस ने 4 अपराधियों को हाफ एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिनके पैरों में गोली लगी है। एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस की 9 टीमों ने संयुक्त घेराबंदी कर इस गैंग को दबोचा है। एक ही गैंग ने दी थी दोनों वारदातों को अंजाम। जांच में खुलासा हुआ एक ही अपराधी गिरोह ने दोनों हत्याओं को अंजाम दिया था। 25 नवंबर को मऊ के रामपुर क्षेत्र में समीर उर्फ मंटू पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया गया था, जिनकी 18 दिसंबर को लखनऊ में मौत हो गई थी। और इसी बीच 13 दिसंबर को बलिया के बेलतरा रोड में आयुष यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों जगह ने वारदातों में एक ही अपराधियों के नाम सामने आए थे। कोई बात नहीं, कोई चलिए आप लोग चलिए, जाइए जाइए, कोई बात नहीं, कोई चलिए आप लोग। खबर सीतापुर, जहां पर धर्मनगरी नैमिषारण्य में बेखौफ अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 5 अलग अलग स्थानों को निशाना बनाकर पुलिसिया गश्त की पोल खोल दी है। चोरों ने साध्वी के आश्रम सहित कई घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात, कीमती बर्तन, नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने में दहशत का माहौल है। आश्रम और घरों में मची लूट। साध्वी मंगला के अनुसार वो अपनी बीमार माताजी की सेवा में व्यस्त थी। आश्रम बंद था। चोर मुख्य द्वार का ताला तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए चांदी के सिक्के, सोने की चेन, अंगूठियां और कीमती बर्तन ले उड़े हैं। पास की कॉलोनी में रहने वाले गोविंद शुक्ला के घर से भी 1.5 लाख के बर्तन और 30,000 रुपए नगद चोरी हो गए। खबर जीरकपुर से, जहां जीरकपुर के सिंहपुरा रोड स्थित द यूनिक स्पा में चल रही संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया। आईपीएस गजल प्रीत कौर के आदेश पर पुलिस टीम ने स्पा सेंटर पर अचानक छापेमारी की, जहां से कई युवतियों को रेस्क्यू किया गया। इस कार्रवाई से इलाके में अन्य स्पा संचालकों में हड़कंप मच गया। अवैध गतिविधियों की मिल रही थी शिकायत। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सिंहपुरा रोड के इस स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी।
इस बुलेटिन के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।